Hello everyone, welcome to Gyan Mimamsa YouTube channel. Today we are going to cover important news article. We have some important updates to discuss. These are the important articles. So let's get started. So our first article is House panel calls for new satellite to monitor forest fire in Himalayan region. इस आर्टिकल में क्या बताया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो शॉर्ट में हम लिखती हूँ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। उन्होंने एक रिपोर्ट बताई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट फायर है स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके क्या रीजंस है और हमें क्या मेजर्स लेने हैं। पहले उसके बताया कि एडवर्स इफेक्ट क्या है एंड देन इन फायर्स को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो मिटिगेट मेजर्स भी बताए और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है ये भी बताया है। तो जैसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की अगर हम बात करें अराउंड 13 स्टेट्स है, 13 हिमालयन स्टेट है, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय दोनों की अगर हम बात करें इंडिया में 13 स्टेट हिमालयन स्टेट है और वो इंडिया का अराउंड 17% लैंड मास जो है वो कवर करते हैं। बट इंडिया में जितनी भी फायर होती है, इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट फायर होती है स्पेसिफिकली, उसका 57%, मतलब ये बहुत ज्यादा है, 57% जो है वो हिमालयन स्टेट से ही देखा जाता है। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर देखी जाती है हिमालयन रीजन में। तो जो कमिटी है उन्होंने बताया कि इस मॉनिटर करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, गैप है हमारी मॉनिटरिंग में। कैसे गैप है? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया रिलाय करता है फॉरेन पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पे। फर्स्ट स्टेप फॉरेन है और पोलर ऑर्बिटिंग है। पोलर ऑर्बिटिंग होने की वजह से आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कौन सी फॉरेन पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है हम यूज करते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको चीज की नॉलेज नहीं भी है तो आप प्लीज गूगल करिए और पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी से अगर आप दो चार चीजें हर रोज कमेंट करने के लिए या फिर रीड करने के लिए गूगल करेंगे तो वो आपको याद रहेगी। तो अगर हम पोलर ऑर्बिटिंग की बात करें तो वो हिमालय रीजन से अराउंड 8 टाइम्स जो है इस रीजन को कवर करती है पर डे। सिर्फ 8 टाइम्स ही कवर करती है, जिसकी वजह से जो गैप है वो बहुत लार्जर है। हम किस तरीके से एनालाइज करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस रीजन में हिमालयन स्टेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे ये फॉरेस्ट फायर इतने बढ़ रहे हैं। जो कमेटी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है अपनी सैटेलाइट्स पे, स्पेस के स्पेयर में, तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उन्हें यूज करना चाहिए फॉर 24/7, कि हम किस तरीके से वो रीजन को देख सके। क्योंकि पोलर ऑर्बिटिंग में हम सिर्फ 8 टाइम्स अ डे जो है उस रीजन को कवर करते हैं, बट अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करेंगे तो 24/7 की जो है हमें नॉलेज, या 24/7 की जो हमें उस रीजन में प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। और रीजन क्या है कि वेस्टर्न हिमालयाज, अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्री मॉनसून हीट जो है देखने को मिलती है, जिस वजह से फायर लगती है। देन ह्यूमन का इंटरफेरेंस, ह्यूमन एक्टिविटीज से। देन पाइन निडल, एक पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके के होते हैं और वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है फ्रिक्वेंटली आग लगती हुई दिख रही है। और अगर ईस्टर्न हिमालयंस की बात करें, ईस्टर्न हिमालयाज में एटमॉस्फेरिक ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। कल्टीवेशन, एटमॉस्फेरिक ड्राइनेस, कल्टीवेशन की बात करें तो जो कल्टीवेशन फॉलो होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, इस वजह से जो है फ्रिक्वेंटली फायर देखने को मिली है। तो इन सारी चीजों की वजह से वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय में प्रॉब्लम्स या फिर फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम जो है
देखी जा सकती है। देन जो कमिटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, उन्होंने कुछ पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाने के लिए रिकमेंडेशन दी है। जैसे उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 2 रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर होने चाहिए। 2 रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ की, और नेशनल पाइन निडल यूटिलाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये फायर लग रही है वो पाइन निडल की वजह से वो भी किस तरीके से कम हो सके। देन रीजनल स्पेसिफिक स्टडीज होनी चाहिए, क्योंकि हर रीजन की अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग वजह से जो है फायर लग रही है, तो रीजन स्पेसिफिक स्टडीज भी होनी चाहिए। इन स्टडीज में हमें क्या देखना है कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उन रीजन में। देन प्रेसिपिटेशन का अमाउंट क्या है, कितनी बारिश हो रही है, कितना अमाउंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सब चीजें देखनी है। देन टेम्परेचर कब कम है, कब ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर कितना होता है तो फायर लगने के जो है चांसेस है, ये सारी चीजें देखने की। फॉरेस्ट फायर कितनी फ्रिक्वेंटली भी होता है, ये भी मेजर करने की रिकमेंडेशन जो है दी गई है। देन उन्होंने कहा है इनैक्टिंग सेंट्रल लॉ लाइक नेशनल फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क जो है फॉलो कर सकते हैं हम। देन फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि जो हिमालयाज़ में फायर लग रही है वेस्टर्न या ईस्टर्न, वो कम होते हुए दिखाई दे। और अगर कोई भी मान लीजिए जो फ्रेमवर्क, कोई भी हम लीगल फ्रेमवर्क नेशनल फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एक्ट के साथ करेंगे और अगर कोई भी नेग्लिजेंस दिखाते हैं तो उस पे पेनल्टी भी होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट ये बताया गया है, चाहे हमारा वेस्टर्न हिमालय हो चाहे ईस्टर्न हिमालय, इसमें बहुत ज्यादा जो है फॉरेस्ट फायर लग रही है। तो इसे हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कही है वो हम याद रखें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कही है, ताकि 24/7 के लिए हम उस रीजन को देख सके कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और किस किस वजह से फायर्स लग रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कमेटी की रिकमेंडेशन है, ये भी याद रखेंगे। आपके जीएस पेपर में भी ये आर्टिकल जो है काम आ सकता है। The next article is India identifies 27 places in Arunachal by standard name on official map. जैसे अगर हम चाइना के साथ इशू देखें, चाइना क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का सोवरेन स्टेट है, उसके बॉर्डर एरिया स्पेसिफिकली जो बॉर्डर एरियाज में चाहे विलेजेस हो, उसके नाम चेंज करते रहते हैं। तो इस इशू को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या करा है, जो 27 प्लेसेस है और जो ज्योग्राफिकल फीचर है अरुणाचल प्रदेश का, उसे मैप किया है, मैपिंग की है इसकी। किसने की है? सर्वे ऑफ इंडिया ने। इन्होंने मैपिंग की है, कौन से एरियाज को मैपिंग की है स्पेसिफिकली, जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है, जो बॉर्डर एरियाज है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने देखा यूपीएससी सीएससी सीधे डायरेक्ट पासिस से क्वेश्चन पूछता है, ला से क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी हम याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज लॉन्गजू। लॉन्गजू एलोकेट है एलएसी के पास। यहाँ पे 1959 के अराउंड अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में फ्लैश पॉइंट देखा गया था। देन माजा विलेज जो नियर लॉन्गजू ही है। देन पीसा विलेज। क्या हमें सारे 27 प्लेसेस याद रखने हैं? आप 2-3 बार रीड कर लीजिए, बट जो मैं भी आपको बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसको तो याद रखना ही है। देन कुछ की पासेस है, जैसे खागला। यहाँ पे 1962 में जो वॉर हुआ था, उसके कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुए थे, इस रीजन में, इस पास में हुए थे। एंड हाजला, रीजला, कुकरला,
जयरामपुर, जिसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन भी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन इसी के साथ-साथ संभो सरोवर, बाराकुंदम, छोटा कुंदन, धानबारी, प्रीतनगर, तेरीनगर, रामनगर, जसवंतगढ़, ये सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो है वो इंक्लूड किए गए। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, पासेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है और ये क्योंकि न्यूज में है तो काफी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इज डेटा प्रोटेक्शन लॉ ट्रिपलिंग आरटीआई आज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या एग्जामिन कर रहा है, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है कि जो डीपीडीपी एक्ट है, एक्ट ऑफ 2023, डीपीडीपी क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, क्या ये अंडरमाइन या फिर डाइल्यूट कर रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को, ये एग्जामिन कर रहे हैं। अब देखिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और आरटीआई की अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें, आरटीआई एक्ट के अंडर एंड डीपीडीपी एक्ट में क्या डिफरेंस है। आरटीआई जो है एक लार्जर डोमेन है, इसके अंदर सारे फॉर्म्स कवर होते हैं इंफॉर्मेशन के, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल भी एंड डिजिटल भी। और डीपीडीपी एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली डिजिटल पर्सनल डेटा के लिए बनाया गया था। जो डीपीडीपी है वो पास इसलिए हुआ था ताकि वो जो राइट टू प्रोटेक्ट, डीपीडीपी पास इसलिए हुआ था या फिर उसको इफेक्ट में इसलिए लेके आया था ताकि जो राइट टू प्रिवेसी एक्ट है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंडर आता है, उसे सेफगार्ड करने के लिए। आप बता सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट केस था राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड वो कौन सा था। तो आरटीआई और डीपीटीपी एक्ट में क्या फर्क है, आरटीआई में लार्जर डोमेन आ जाता है, फिजिकली भी और डिजिटली भी जो है हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पर डीपीडीपी एक्ट में डिजिटल पर्सनल डेटा के लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए गए हैं। तो आरटीआई के अंडर जो है कंडीशनल एग्जेम्पशन है कि क्या हम किसी के पर्सनल डेटा ले सकते हैं, किस कंडीशन पे ले सकते हैं, बट डीपीटीपी एक्ट के अंडर जो है एन ब्लॉक एम्ब्रो लगा दिया है। इट मीन्स कि पर्सनल डेटा पे जो है कंप्लीट बैन लगाने की बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट यही एग्जामिन कर रहा है कि आरटीआई और डीपीडीपी एक्ट जो है ये डाइल्यूट तो नहीं कर रहा, ये क्रिपल तो नहीं कर रहा, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज नो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विद इन 1 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है वो विद इन 1 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर जो है वो नहीं बनाए जाएंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने गाइडलाइंस दी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस दी है अंडर नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने बोला है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जो ये प्रोजेक्ट्स है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इंडिया के बॉर्डर पे स्पेसिफिकली, उससे रिलेटेड जो है कुछ गाइडलाइंस दी गई है। अभी गाइडलाइंस क्या है, 0 to 1 किलोमीटर के अंदर, लेट मी जस्ट क्लियरली राइट दिस, 0 to 1 किलोमीटर के अंदर इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाएगा। इट मीन्स इसमें कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी को परमिशन नहीं मिलेगी, परमिट जो है नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है या प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनाया जाएगा। देन सेकेंड जो गाइडलाइंस है उसमें बोला गया है कि 1 से लेकर 20 किलोमीटर के अंदर का जो रेडियस होगा उसमें एनओसी रिक्वायर्ड होगी। और एनओसी किससे रिक्वायर्ड होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है इस तरीके से बन सकता है कि एनओसी जो है हमें मिनिस्ट्री ऑफ
होम होम अफेयर से ही लेनी है। बट याद रखेंगे कि ये एनओसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेनी है। देन नेक्स्ट जो एरिया होगा विद इन 50 किलोमीटर, उसमें बोला गया है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होगी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ही। स्पेसिफिकली अगर हम बॉर्डर एरिया देखें कि कौन सा बॉर्डर एरिया कवर है, तो एलओसी, एलएसी एंड इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का। तो ये बॉर्डर एरियाज जो है कवर है। देन नेक्स्ट ये तो रिस्ट्रिक्शन बताया है कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा, किस में एनओसी चाहिए या किस में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। ये तो हमें याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा बॉर्डर जो है वो कवर हो रहा है। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऑन फॉरेन पार्टिसिपेशन। मान लीजिए कोई इंजीनियर है या फिर स्टाफ है या कोई लेबर है, इंजीनियर स्टाफ या लेबर, वो अलाउ नहीं है अगर वो या फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, इनके स्टाफ मेंबर, इंजीनियर या लेबर वो अलाउ नहीं होंगे विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के परमिशन के। तो इट मीन्स जो पहले इन कंट्रीज से अगर कोई इंजीनियर स्टाफ या लेबर हायर करता था तो हमें ये सारी चीजें नहीं कोई परमिशन लेनी पड़ती थी। बट अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से कोई इंजीनियर हो, स्टाफ हो या लेबर भी हो, तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही जो है उस एरिया में या फिर इन प्रोजेक्ट्स में काम किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके एरियाज भी याद रखेंगे। 0 to 1 में पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। 1 to 20 किलोमीटर में एनओसी लेनी है, और एनओसी किससे लेनी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और 50 किलोमीटर में हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट यू ईट वाज वंस मेडिसिन, नाउ इट्स अ एडिक्शन। ऑथर इसमें बोलना चाह रहा है, वो थोड़ा एंशियंट इंडिया से कनेक्ट करके या फिर आयुर्वेदा से कनेक्ट करके हमें ये बताना चाह रहे हैं कि पहले जब हम फूड कंज्यूम करते थे वो एज अ मेडिसिन यूज होती थी। बट जिस तरीके का आज खाना है या जिस तरीके स्पेसिफिकली जंक फूड की बात की गई है, तो ये एक एडिक्शन है, ये मेडिसिन नहीं है। जैसे हमारे फूड में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट जो है देखा जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अंदर भी जो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन चैलेंजेस है वो बताए गए थे। इकोनॉमिक सर्वे, देन जो WHO है, यूनिसेफ है, वो भी गाइडलाइंस देती रहती है कि किस तरीके से हम जो जंक फूड है या अनहेल्दी फूड है उसका एडिक्शन कम करना है। ये सारी चीजें जो है बताई गई है। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है फसाए, वो भी बताती है क्या पैकेट फूड जो है उससे क्या-क्या जो है नुकसान हो सकता है। FOPL पे जोर दिया है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, जो भी चीजें बनाई गई है, जिससे भी बनाई गई है, कितना अमाउंट ऑफ ऑयल यूज हो रहा है, कितने न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है या फिर कैलोरीज कितनी है, ये सारी चीजें भी जो है बतानी है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो इंडिया में जो टारगेट ऑडियंस है, इंडिया की टारगेट ऑडियंस कौन है? इंडिया के जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन। कि क्योंकि अगर आप ब्रांडिंग देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो किस तरीके के होते हैं, कार्टून होते हैं, कोई सेलिब्रिटी होता है या फिर बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर है वो लगता है, ताकि ये जो प्रोसेस फूड है, हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट वाले, ये ज्यादा से ज्यादा जो है बिकने चाहिए, क्योंकि ये एडिक्शन की तरह भी जो है काम आता है, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। अगर इसका हम प्रॉब्लम देखें, के साथ हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, इंडिया में जो मेटाबॉलिक इमरजेंसी आती हुई दिखाई दे रही है, साइलेंट मेटाबॉलिक इमरजेंसी। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो विमेन की हेल्थ के अकॉर्डिंग या विमेन का हेल्थ देखें
तो इसमें नियरली 1 में से आई मीन 3 में से 1 जो वुमेन है वो या तो ओवरवेट है या फिर ओबीज़ है। मेन का डेटा देखें तो मेन में नियरली 1 मेन इन 4 हम देख सकते हैं कि वो ओवरवेट है एंड ओबीज़ जैसी बीमारियाँ जो हैं उन्हें हो रही हैं। देन चाइल्ड में हम देखेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। देन टाइप 2 डायबिटीज़ ये सारी बीमारियाँ भी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम बीमारियों की बात करें कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक डिज़ीज़ ये भी इंडिया में 3 गुना बढ़ चुकी है विदिन 7 इयर्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है। अब ऑथर जो है इसके कुछ सॉल्यूशन भी बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट वो बोलते हैं एफओपीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें। जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग है उसे पढ़ना भी है और जो कंपनीज़ है उसे उन्हें भी अच्छी तरीके से उसे लेबल करना है, कुछ भी हाइड नहीं करना। देन वो सजेस्ट करते हैं कि कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। कंप्लीट बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट जिसमें हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट देखा जा रहा है या फिर 6 AM टू 11 PM तक कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। मतलब इस टाइम पीरियड पे ऐसी एड जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। जो प्रोटेक्टेड न्यूट्रिशनल ज़ोन्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम स्कूल्स की बात करें, स्कूल कैंटीन्स की बात करें, तो वहाँ पे हमें जो जंक फूड है जो जंक फूड है उसको कम यूज़ करना चाहिए। जैसे स्कूल की कैंटीन्स हो गई, उसमें जंक फूड जो है बिल्कुल मिनिमल या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अ, इन एरियाज़ में जो टारगेट ऑडियंस है इंडिया की स्पेसिफिकली चिल्ड्रन जो है, जो ज़्यादा जंक फूड पे, ज़्यादा अनहेल्दी फूड पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, एडिक्टिव हो चुके हैं, उन सब के लिए ये सारे जो मेजर्स हैं, हम ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू साइबर थ्रेट कंसर्न ओवर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ एआई एजेंट। इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में भी है जो बात कर चुके हैं कि एक न्यू साइबर थ्रेट जो है देखने को मिल रहा है। जैसे जो एआई एजेंट्स है, इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जो एक यूके एंड यूएस की एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन है, एआईएसआई के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि जो एआई एजेंट्स हैं उनका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर जो है देखा गया है। देखिए 2 तरीके से जो है ये काम करते हैं। अगर हम एआई की बात करें या फिर जैसे एलएलएम है, जैसे चैट जीपीटी हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड चैट बॉक्स जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जितना हम बोलेंगे, जो हम टाइप करेंगे, जो हम वॉइस भेजेंगे, उसी की हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है। चैट जीपीटी हो गया या स्टैंडर्ड कोई भी चैट बॉक्स हो गया। बट एआई एजेंट क्या करता है, वो खुद डिसीजन लेने लग जाता है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है। क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहा है। मान लीजिए उसको कुछ काम करना है, कोई वर्क दिया है, कोई टारगेट दिया है। अब उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए वो जो रूल्स रेगुलेशन है, सिक्योरिटी ब्रेकेज है, वो भी कर रहा है। मतलब वो खुद डिसीजंस जो है वो ले रहा है। तो इसे अलाइनमेंट फेलियर भी कहते हैं। तो अलाइनमेंट फेलियर जो है देखा जा रहा है। अलाइनमेंट फेलियर जो है देखा जा रहा है। जो हमारी एलएलएम है या फिर चैट जीपीटी जैसी चैट बॉक्स है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे। क्योंकि जितना हम उन्हें कमांड देते हैं, जो हम उसमें टाइप करते हैं, वॉइस भेजते हैं, वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें देती है। बट ये एआई एजेंट खुद से डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे 3 ब्रीचेज़ देखी गई है, एक ओपन एआई में, एंथ्रोपोलिक में और मेटा में। तो इसमें क्या था, अगर ये कुछ रिसर्च कर रहे थे या रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें ये पता चला कि जो ये एआई एजेंट है, उन्होंने कमांड नहीं दिया, इनकी कंपनी ने मान लीजिए कमांड नहीं दिया, स्टिल वो जाके सिक्योरिटी को ब्रेक करे, अलाइनमेंट फेलियर्स जो है देखा जा रहा है। तो बस ये इस आर्टिकल में कहना है कि एआई एजेंट कितना सेफ है, क्योंकि ये खुद डिसीजन ले रहा है, ह्यूमन जो कंट्रोल है इस पे कम होता जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। इस आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स हम पहले भी जो है
डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से ह्यूमन कंट्रोल या ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जो है एआई एजेंट के पास भी बना के रखें, ताकि ये अपने जो डिसीजन है वो किसी को सिक्योरिटी थ्रेट ना हो या साइबर सिक्योरिटी का। ओके, देन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फूड सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट विल हर्ट द पुअरेस्ट। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है? लेट मी ऐड वन पेज। ओके, फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या इशू है? इशू ये है कि अमेंडमेंट किया जा रहा है एनएफएसए में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। अब देखिए क्या है, चेंज करने की बात है, अमेंडमेंट की बात है। तो क्या है प्लान टू चेंज? कि जो फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट है, कि किस तरीके से जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किसके अंदर होता है? फर्स्ट ये बॉडी याद रखेंगे, AAY, अंत्योदय अन्न योजना। इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को हाउस होल्ड बेस्ड एंटाइटलमेंट मिलता है। इट मीन्स टोटल अगर हम देखें तो 35 kg पर मंथ का जो है एक हाउस होल्ड को फूड ग्रेन मिलता है, फूड मिलता है। बट अब इसको कम करा जा रहा है। कैसे कम करा जा रहा है? ये करा जा रहा है 7 kg पर पर्सन पर मंथ। ये पहले पूरे परिवार को मिलता था, पूरी फैमिली को मिलता था, पूरे हाउस होल्ड को मिलता था। बट अब इसमें चेंज क्या लेके आ रहे हैं या फिर क्या अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि 7 kg पर पर्सन पर मंथ के लिए जो है लेके आया जा रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे हाउस होल्ड को पहले 35 kg पर मंथ मिलता था, बट अब डिसाइड हुआ कि 7 kg पर पर्सन मिलेगा। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अराउंड 2 करोड़ जो हाउस होल्ड है, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आते हैं, उन पे अफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये कैसे अफेक्ट होगा? अगर हम थोड़ा सा अ, देखें अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, तो ये लॉन्च हुई थी 2000 में। 2000 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। और अगर इसका हम करंट स्टेटस देखें, अ, अंत्योदय अन्न योजना जो है उसका रेशो अगर हम देखें, तो ये फ्री देते हैं फूड ग्रेन को अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंडर जो है फ्री दे दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अराउंड 2003 के अंदर डिफाइन किया था जो वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप के लिए मैंडेटरी किया था कि इन्हें जो है फूड जो है मिलना चाहिए। जैसे पीवीजी पीवीटीजी जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो हाउस होल्ड है, स्पेसिफिकली उन हाउस होल्ड की बात की गई थी जिसमें कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, जैसे एल्डरली कपल हो गए या विडोज विद स्मॉल चिल्ड्रन, या कोई डिसेबल्ड पर्सन है विदाउट एनी सपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में भी बोला था कि ये कुछ वल्नरेबल ग्रुप है और इनको इसकी फैसिलिटीज जो है, ये योजना की फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड होनी मैंडेटरी है। वो हाउस होल्ड को इस स्कीम में लेके आना है जो स्पेसिफिकली डिपेंडेंट है। मान लीजिए एल्डरली कपल्स, उन दोनों में से कोई भी अर्न नहीं कर रहा, कोई विडो है और उसके स्मॉल चिल्ड्रन है, देन डिसेबल्ड पर्सन है जिसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उन सारे जो वल्नरेबल ग्रुप है उनके लिए मैंडेटरी जो है रखा गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? अब इस अमेंडमेंट से प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर हम देखें हाउस होल्ड की बात करें, मान लीजिए कोई हाउस होल्ड है, कोई फैमिली है, उसमें 5 मेंबर ही है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 5 मेंबर है, 7 ईच को मिलता, इट मीन्स 35 kg पर मंथ मिल रहा है। तो इनके लिए कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है यहाँ पे। मोर देन 5 की बात करें, मान लीजिए कि अगर किसी फैमिली में 6 पर्सन है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, मिनिमल बेनिफिट जो है देखा जा रहा है।
बट जो 5 से कम है, वो कहीं न कहीं 20% से 80% जो है इसमें कमी आ सकती है, लॉस देखा जा सकता है, जिस हाउसहोल्ड में 5 मेंबर से कम है। अब मान लीजिए कि हमें पता है कि हमारे हाउसहोल्ड में, हमारी फैमिली में हर महीना 35 केजी आ रहा है, बट अगर इस अमेंडमेंट के बाद मान लीजिए 3 ही मेंबर हैं, तो 21 केजी ही आएगा। अब जिस तरीके से सारे लोग 35 केजी पे डिपेंडेंट थे, उनकी डाइटरी ऐसी थी, उनकी डाइट वैसी थी, अब उन्हें अपनी डाइट जो है कम करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? इससे जो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें एचसीईएस के सर्वे के अकॉर्डिंग, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, उसके अकॉर्डिंग 53% ऐसे हाउस होल्ड है जिसमें 5 मेंबर्स से कम लोग रहते हैं हाउस होल्ड में। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट में फैमिली जो है 5 मेंबर्स से कम ही है। अगर सिंगल वुमेन की बात करें हम, तो इंडिया में अराउंड 1 मिलियन सिंगल वुमेन जो है रहती है। उसमें से भी 85% जो है वो विडो देखी गई है एंड 74% जो है वो इलिटरेट है। तो इट मीन्स उन्हें वो पूरी तरीके से इन स्कीम पे, इस योजना पे जो है डिपेंडेंट है। और इन लोगों का जो मंथली राशन है, जो उन्हें 35 से मिल रहा था, 35 केजी मिल रहा था पहले पर मंथ, वो सीधा 7 केजी आ जाएगा पर मंथ। तो ऐसे बोल सकते हैं हम 80% का रिडक्शन जो है देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है मेन प्रॉब्लम। तो जो ऑथर है वो रिकमेंडेशन देते हैं कुछ कि किस तरीके से हम इस स्कीम को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। पहले वो कहते हैं कि हमें रिवैम्प करना है अंत्योदय अन्न योजना को, क्योंकि इसकी जो लिस्ट है वो बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो उसे जो है रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। देन जो ये स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि बहुत ज़्यादा जो हाउस होल्ड है उन तक ये स्कीम पहुँचे, लोगों को अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। देन उन्होंने बोला है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करना है। डाइवर्सिफ़ाई में हम पल्सेस, एडिबल ऑयल्स ये सब भी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि अमेंडमेंट के बाद ये फूड ग्रेन्स जो है हाउस होल्ड से सिंगल पर्सन को हो रहा है, पर पर्सन आ रहा है, तो ये कंसर्न की बात है। जो सिंगल वुमेन है, स्पेसिफिकली जो इलिटरेट लोग हैं या जो विडोज है, उनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि 35 से सीधा उन्हें 7 केजी पर मंथ जो है मिलेगा, तो उनका 80% का रिडक्शन हो जाएगा, जिससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी, उनकी डाइट जो है वो उन्हें हम कह सकते हैं फोर्सफुली कम करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में थोड़ा-सा हमें पढ़ना है, कौन-कौन से सुप्रीम कोर्ट ने वल्नरेबल ग्रुप्स बताए हैं, वो हमें पढ़ना है, और प्रॉब्लम क्या है स्पेसिफिकली वो हमें थोड़ी याद रखनी है कि 35 केजी पर मंथ पहले मिलता था, और अब इस रिकमेंडेशन में इस अमेंडमेंट जो प्रपोज़्ड किया गया है, उसमें 7 केजी की बात की गई है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज द चेंजिंग लॉजिक ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप। हम इसमें इंडिया यूएस की पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे, क्या मेजर शिफ्ट जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडिया एंड यूएस की बात करें, तो इंडिया एंड यूएस के रिलेशन में हम स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन देख रहे हैं। इन दोनों के रिलेशन में हम ट्रांजिशन देख रहे हैं। जैसे अगर हम पहले पार्टनरशिप की बात करें, इंडिया और यूएस की पहले पार्टनरशिप कैसे होती थी, किस बेसिस पे होती थी? पहले इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप होती थी कि चाइना जो है उसके राइस को कैसे काउंटर करे, चाइना के राइस को कैसे काउंटर करे। तो इस बेसिस पे जो है हमारे रिलेशन थे। तो इट मीन्स हम स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस पे जो है बात करते थे, चाइना के राइस को कैसे रोके, इंडिया यूएस इस तरीके से इस रिलेशन को जो है बिल्ड करते देख रहा था। बट अगर आज हम देखें, अगर हम यूएस की पॉलिसीज देखें स्पेसिफिकली, तो यूएस चाहता है, या यूएस की जो न्यू पॉलिसीज है वो क्या चाहता है, न्यू पॉलिसीज में, जिसे वो फ्लेक्सिबल रियलिज्म भी कहते हैं, इसके अंडर यूएस
नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट को प्रेफरेंस देता है। यूएस ये नहीं कहता कि लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को मानूंगा, कि इंटरनेशनली जो चीजें फॉलो होगी उसे मानूंगा। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की बजाय वो चाहता है कि जो अमेरिका है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सारी पॉलिसीज बना के चलना चाहता है। जैसे वो चाहता है कि जो भी स्टेट हो या जो भी उसकी पार्टनर कंट्री है उसके साथ ट्रेड कैसा है, उसके साथ टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्नोलॉजी पे कितना काम कर सकता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी है उस कंट्री की, सिक्योरिटी कैसी है। तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को देखता है और इन सारी चीजों के साथ ही वो अपने फॉरेन रिलेशन जो है, फॉरेन सिक्योरिटी चीज को फॉलो करना चाहता है। तो अमेरिका फर्स्ट, पहले वो नेशन को प्रायोरिटी दे रहा है, देन वो ट्राई कर रहा है कि वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सिक्योरिटी, इन सबको एक साथ मिलाकर अपनी फॉरेन पॉलिसीज जो है वो लेके आ रहा है। अगर हम ट्रांजिशन देखेंगे, अमेरिका और क्या जा रहा है, ट्रांजिशनल फेस अगर हम देखें अमेरिका का, या ट्रांजिशनल अप्रोच अगर हम देखें, तो अमेरिका इसमें चाहता है कि जैसे पहले होता था कि शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू, कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है इसलिए हमारे रिलेशन अच्छे हैं, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे जो है बात करते थे कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है, उसमें इलेक्शन हो रहे हैं, वो किस तरीके से अपना पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है उस बेसिस पे पहले रिलेशन बनते थे। बट अब जो है ये पुरानी चीजें हो चुकी है, या फिर वो चाहते थे कि हम इतने सालों से फ्रेंड्स हैं तो आगे भी फ्रेंड्स रहेंगे, इस सारी बेसिस पे जो है वो अमेरिका जो है रिश्ते बनाता था। बट अब जो अमेरिका है वो देखना चाहता है कि जो दूसरी कंट्री है, सेकंड जो कंट्री है, मान लीजिए अगर अब हम इंडिया की बात करें, तो वो इकोनॉमी के लिए कितना स्ट्रांग है, वो स्ट्रेटेजिक उसकी वैल्यू क्या है। तो वो देखना चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है। पहले वो देखता था कि डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है, शेयर वैल्यू के डेमोक्रेटिक वैल्यू है या नहीं है, फ्रेंडशिप कैसी है पास्ट में। बट अब वो देखता है इकोनॉमी कैसी है, स्ट्रैटेजिक वैल्यू कैसी है। इन सारी चीज़ों पे जो है ज़्यादा हम कह सकते हैं फोकस कर रहा है। देन वो अपने पार्टनर से क्या डिमांड करता है और इंडिया को क्या करना है इन सब के लिए। वो अपने पार्टनर से क्या चाहता है, यूएस चाहता है जो भी उसकी पार्टनर कंट्री हो, वो बर्डन शेयर करे। कौन-सा बर्डन शेयर करें? कि वो अपना जो सिक्योरिटी है या फिर सिक्योरिटी की हम बात करें, उसके लिए अब खुद खर्चा उठाए, टेक्नोलॉजी में काम करे, ट्रेड में काम करे, और इन सारी चीज़ों में चाहे वो सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, उसमें रेसिप्रोकल रहे। इट मीन्स कि जितना अमेरिका कर रहा है उतना ही वो दूसरा पार्टनर कंट्री भी करे। तो ये न्यू पॉलिसी के अंदर हम यूएस की देख सकते हैं कि वो नेशन को फर्स्ट रख रहा है, वो इंटीग्रेटेड स्टेटक्राफ्ट की तरफ ध्यान दे रहा है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। अब उसका, अमेरिका का ये मोटिव नहीं है कि कौन सेम डेमोक्रेटिक वैल्यू फॉलो करता है, उसका मेन मोटिव है कि अब कौन इकोनॉमिकली ज़्यादा, स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा जो है वैल्यू में है, या फिर कौन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन जो यूएस है ये भी चाहता है कि बर्डन शेयर हो, ना कि सारा का सारा बर्डन जो है वो यूएस को दे दिया जाए। फिर है वो 2 फेजेस बताते हैं। 2 फेज में जो है रिलेशन बताते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में वो बताते हैं कि पहले जो रिलेशन थे इंडिया और यूएस के, वो किस बेसिस पे थे, चाइना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बस वो फेजेस हम मैं आपको बता रही हूँ। फिर से चाइना, कि चाइना का जियोपॉलिटिकल जो राइज़ है उसको कैसे मैनेज करना है। देन पहले रिलेशन थे कि शेयर्ड वैल्यू, जैसे डेमोक्रेसी की बात करी हमने, उस पे बात करते थे। देन फेज़ 1 में जैसे इम्पोर्टेंट क्वाड की बात करते थे, क्वाड एक्सपेंशन, ये सारी बातें होती थी फेज़ 1 में, कि चाइना को कैसे काउंटर करे, डेमोक्रेसी जिसकी सेम है उनके साथ अलाइन बना के रखे, क्वाड एक्सपेंशन हो गया, डिफेंस कोऑपरेशन, यहाँ डिफेंस कोऑपरेशन पे बात होती थी, सप्लाई चेन्स पे बात होती थी। राइट, बट सेकंड फेज़ हम देखेंगे तो इसमें चेंजेस आए हैं। अब चाइना जो है इम्पोर्टेंट की नहीं है जिसकी वजह से हम फ्रेंडशिप करेंगे। अब चाहते हैं कि कंपैटिबिलिटी हो, रेसिप्रोसिटी
फुल तरीके से सारी चीज़ें हो, दोनों तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करते हुए दिखे। इंडिया को यहाँ पर सिर्फ़ अपनी शेयर्ड वैल्यूज़ की वज़ह से काम नहीं करना है, उस पे काम नहीं करना है, उसे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, उसे अपनी इकोनॉमिक जो है डायनामिक करनी है एंड उसे अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथेन करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद जैसे क्वाड एक्सपेंशन, डिफेंस कोऑपरेशन की बात हम पहले करते थे, बट अब अमेरिका के साथ हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे काम करना है या क्रिटिकल टेक्निकल एडवांसमेंट पे बात करनी है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे बात करेंगे, सप्लाई चेन्स पे बात करेंगे कि किस तरीके से सप्लाई चेन जो है रेज़िलिएंट बन सके, दोनों को कहीं न कहीं यूज़फुल आ सके। तो इन सारी चीज़ों पे जो है अब बात करने की लिए हो रहा है। तो इंडिया यूएस का जो फ़ेज़ 1 था, उससे हट के क्योंकि यूएस अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है, इसलिए फ़ेज़ 2 थोड़ा-सा अलग है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अब इंडिया को क्या करना है इन सारी चीज़ों में? इंडिया जो चाइना का अप्रोच है, फर्स्ट उसे चेंज करना है कि अब चीन एंड इंडिया और चीन और अमेरिका के रिश्ते कैसे, उनका रिलेशन कैसा है, चीन एंड यूएस की ट्रैजेक्टरी कैसी है, उस पे नहीं काम करना है। हमें लॉन्ग टर्म पे काम करना है, स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन के साथ हमें काम करना है इंडिया और यूएस को। देन मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी बनानी है। यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करनी है। अगर चाइना के साथ हमें कॉम्पिटिशन करना है तो वो हमें अपने ओन टर्म्स में करना हो, हम कब किसी पे रिलाई नहीं कर सकता। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया, उनके साथ टेक्नोलॉजी जो है शेयर करनी है, अपनी इकोनॉमी जो है बूस्ट अप करनी है। तो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जापान, ग्लोबल साउथ, इंडिया को अपना टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी इन सारे कंट्रीज़ के साथ भी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो इंडिया ये जो काम है कर सकता है और उसको चाइना के अप्रोच को कम करते हुए यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ट अप करने के लिए इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और अपने सारे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए उस पे काम करने की ज़रूरत है। इंडिया के लिए एक ये चैलेंज है या फिर इंडिया के लिए सिर्फ यही चैलेंज नहीं है कि हमें यूएस के सामने रेलेवेंट बने रहना है। हमें अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है। हमें जो है अपने इंडिया को इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बनना है यूएस का। क्योंकि हमसे अगर यूएस को फ़ायदा होगा, तभी वो कहीं न कहीं हमारा अच्छा पार्टनर हम ग्लोबली देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी, अपनी मिलिट्री, अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी इन सबको बूस्ट अप करना होगा, इन सबको बढ़ाना होगा। और जैसे यूएस की पॉलिसी में हमने देखा रेसिप्रोकल वैल्यू की बात की थी, तो इसके लिए भी हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों टर्म्स में ये सारे टर्म्स में जो है एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। बट हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो पाएँगे, चाहे वो यूएस है, चाहे वो चाइना है। तो इंडिया को अपना डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस जो है और अपनी स्ट्रैटेजिक स्पेस जो है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो यूएस एंड इंडिया के रिलेशन तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएँगे या फिर यूएस के लिए इंडिया एक रिलेवेंट पार्टनर तभी बनेगा, जब हम अपने इंटरनल कैपेबिलिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे, इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब जाके हम यूएस के जो एक अच्छे पार्टनर या इंडिस्पेंसेबल पार्टनर्स जो हैं, वो बन पाएँगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हम काफ़ी आर्टिकल पढ़ते हैं इंडिया यूएस के पार्टनरशिप या इंडिया यूएस के रिलेशन से, इंडिया चाइना के रिलेशन से, क्योंकि जो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, ईयू के रिलेशन के साथ भी हम देखते हैं इंडिया का क्या रिलेशन है, ग्लोबल साउथ के साथ, आसियान के साथ, तो ये सारे कुछ
पार्टनरशिप्स होता है, रिलेशन होते हैं जियोपॉलिटिकली रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्री में तो इससे काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं इतने क्वेश्चन नहीं बनते हुए दिखेंगे, पर मेंस में आप ये सारी चीज़ों को जो है कोट करने में हेल्प मिलेगी। कैसे इंडिया स्ट्रैटेजिकली अपने आप को चेंज कर रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ा रहा है, कैसे बूस्ट अप कर रहा है, ये सारे आर्टिकल से हम वो उस फेज़ में जो है अच्छा कर सकते हैं। आई होप आज के सारे आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, कुछ सीखा होगा। If you like this video, do like, share and subscribe to Gyan Mimamsa channel. See you soon. Thank you.